नमस्कार नमस्कार साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। मेरे शेरों फटाफट से आ जाएं। कृष्णा जी, लालू, रावण, भारती, गुलशन, सोनम, मुकेश, सूरज, कृष्णा, खुशी, रतन, राहुल, चंद्रा, प्रिंस, मुन्ना, विजय, रोहित, सभी भाइयों को बहुत प्यार भरा नमस्कार। आप लोग जल्दी से उपस्थित हो जाइए मेरे शेरों, जल्दी से आ जाइए और हम शुरुआत करते हैं। आज ये फ्लूइड मैकेनिक्स का अंत कर देंगे। फटाफट से आ जाइएगा, फटाफट से, जल्दी से। नमस्कार नमस्कार। चलिए, तो आते रहिए, हम बात को आगे बढ़ाते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स, कल जो हमने बात की थी, आपको याद होगा कि कल हम चर्चाएं किए थे डेंसिटी वगैरह पर, डेंसिटी, घनत्व वगैरह पर हमने चर्चाएं की थी। आज मैं आपको बात बताता हूं आगे की। ठीक, हम भी बढ़िया हैं, एकदम से आगे चलते हैं। जय माता दी। चलिए, तो फ्लूइड मैकेनिक्स की आगे अगर बात बढ़ाते हैं तो सबसे पहले एक आता है फोर्स ऑफ ब्यूएंसी। फोर्स ऑफ ब्यूएंसी, फोर्स ऑफ ब्यूएंसी इसको बोला जाता है। फोर्स ऑफ ब्यूएंसी, ठीक है ना? या अरे सॉरी, ब्यूएंसी, फोर्स ऑफ ब्यूएंसी इसको बोलते हैं मेरे बच्चे, या इसी को बोलते हैं अपथ्रस्ट, इसी को बोलते हैं अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट, या इसी को बोला जाता है, हिंदी में कहें तो इसी को बोलते हैं हम लोग उत्प्लावन बल या उत्क्षेप। उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल या उत्क्षेप, उत्प्लावन बल या उत्क्षेप, उत्क्षेप, ठीक है मेरे भाई। उत्प्लावन बल या उत्क्षेप क्या होता है? बिल्कुल सिंपल है, आप सब लोग जानते हो। अभी अभी स्टार्ट किया हूं मेरे बच्चे, फोर्स ऑफ ब्यूएंसी डाला हूं, ठीक है ना? फोर्स ऑफ ब्यूएंसी ही डाला हूं। अब थ्रस्ट या फिर उत्प्लावन बल या उत्क्षेप। तो मेरे बच्चे, ये मैंने आपके सामने ये पानी बनाया, पानी, ठीक है, ये लिक्विड है कोई, ये पानी है, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने, ये कोई वस्तु है मेरे बच्चे, ये कोई वस्तु है, ठीक। ये वस्तु इसमें डूब रही है, ये वस्तु इसमें डूब रही है, मान लीजिए। क्या कर रही है मेरे बच्चे? ये वस्तु इसमें डूब रही है, ठीक है। ये कोई वस्तु है जो इसमें डूब रही है। अब इसका जो वेट है वो कहाँ काम करेगा मेरे शेर? सर इसका वेट तो नीचे काम करेगा। इसका वेट कहाँ काम करेगा? इसका भार कहाँ काम करेगा? वेट कहाँ काम करेगा मेरे बच्चे? इसका वेट काम करेगा सर नीचे। वेट कहाँ काम करेगा? नीचे की ओर काम करेगा। सर मेरी पहली क्लास है, पहले का सारा कैसे कवर होगा बिट्टू कुमार जी? आप संडे संडे उन क्लासेस को देखिए और टॉपिक की शुरुआत से बेटा लाइव क्लास में आप आ सकते हैं। टॉपिक की शुरुआत से, टॉपिक के बीच में आएंगे, जैसे जैसे आप आज पधारे हैं तो आपको हो सकता है दिक्कत आए। तो हमेशा किसी भी क्लास को देखने अगर लाइव जाते हैं, किसी भी क्लास को देखने अगर आप लाइव जाते हैं तो हमेशा उस टॉपिक की शुरुआत से देख करके आए। अब सारी क्लासेस तो शुरुआत से देखेंगे तो कभी लाइव मुलाकात होगी नहीं हमारी, ठीक है ना? तो कम से कम वो जो टॉपिक है उसकी शुरुआत से देख करके आए, ठीक है। शशिकांत भाई, आपसे भी या किसी भी नए बच्चे से मैं यही कहता हूं, हमेशा टॉपिक की शुरुआत से देख के। तो ये वस्तु मैं पानी में डुबो रहा हूं, इसका भार कहाँ काम करेगा बच्चे? नीचे की ओर। लेकिन आप ये चीज देखना कि जब ये पानी में वस्तु डूबेगी मेरे शेर, जब ये वस्तु पानी में डूबेगी तो इस वस्तु पर ऊपर की ओर एक फोर्स लगेगा। इस वस्तु पर ऊपर की ओर एक फोर्स लगेगा, जो लिक्विड इस पर लगाएगा, जो द्रव इस पर लगाएगा। बात सही है कि नहीं है? एक फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। विश्वास ना हो आपको, विश्वास ना हो तो खुद पानी के अंदर जाना, खुद पानी के अंदर जाना। स्विमिंग पूल वगैरह आजकल छोटे छोटे खुलने लगे हैं, उनमें आप गए होगे या किसी नदी में गए होगे। तो जब आप नदी के अंदर जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप हल्के हो गए हो, नीचे से आप हल्के हो गए हो। बेटा वास्तव में आप हल्के नहीं हुए हो, पानी आप पर ऊपर की ओर क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। तो इस वजह से आपके वेट में कमी आई है, इस वजह से आपके वेट में क्या आई है मेरे बच्चे?
कमी आई है। खैर अभी मैं वेट में कमी की बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये कंसेप्ट किसी व्यक्ति ने दिया था, उसका नाम लूंगा तब करूंगा, ठीक है। अभी इतना जानिए कि जब भी कोई वस्तु द्रव में डुबोई जाती है तो उस पर ऊपर की ओर द्रव द्वारा एक बल लगाया जाता है, लिक्विड द्वारा एक फोर्स लगाया जाता है। उस फोर्स को ही मेरे लाल क्या कहते हैं सर? अपथ्रस्ट कहते हैं। इतना सिंपल सा पोर्शन है, ठीक, इतना सिंपल सा पोर्शन है कि मेरे बच्चे जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है, वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है, द्रव में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपर की ओर ऊपर की ओर द्रव द्वारा एक बल लगाया जाता है, एक बल लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है बच्चे? बल लगाया जाता है, बल लगाया जाता है जिसे उत्क्षेप या उत्प्लावन बल कहते हैं, जिसे उत्क्षेप या उत्प्लावन बल कहते हैं, या उत्प्लावन बल कहते हैं। उत्क्षेप या उत्प्लावन बल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? उत्क्षेप या उत्प्लावन बल कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? उत्क्षेप या उत्प्लावन। पहली स्लाइड है, मैं फिर बोल रहा हूं, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप किसी लिक्विड में इमर्स करते हो तो उसका वेट तो नीचे काम करेगा, लेकिन उस पर एक फोर्स लगेगा जो कौन सा होगा? अपथ्रस्ट होगा। और इसकी जो डायरेक्शन होती है ये ऊपर की ओर होती है। और ये किसने लगाया है? ये द्रव ने लगाया है ऊपर की ओर। इसी को क्या कहते हैं मेरे बच्चे? उत्प्लावन बल कहते हैं। सर ये हवाई जहाज किस सिद्धांत पर बनी होती है? हवाई जहाज कल बताया था, बर्नौली प्रमेय, हवाई जहाज के पंख, बर्नौली थ्योरम मेरे बच्चे, बर्नौली थ्योरम, ठीक है। ये है उत्प्लावन बल की बात। अब इसी उत्प्लावन बल से पर ही आधारित 3 प्लवन के नियम हैं, 3 फ्लोटिंग लॉ हैं बच्चे। आइए, लॉ ऑफ फ्लोटिंग, प्लवन के नियम, लॉज ऑफ फ्लोटिंग, लॉज ऑफ फ्लोटिंग, लॉज ऑफ फ्लोटिंग, प्लवन के नियम, प्लवन के नियम। किसके नियम मेरे बच्चे? प्लवन के नियम, लॉज ऑफ फ्लोटिंग, प्लवन के नियम, ठीक है मेरे भाई। प्लवन के नियम, प्लवन जानते हो? प्लवन ना समझ में आए तो बेटा प्लवन को ही तैरना कहते हैं। क्या कहते हैं? तैरना। क्या कहते हैं? तैरना, ठीक। प्लवन को ही तैरना कहा जाता है। सर मैन का वेट कितना होना चाहिए कि वो पानी में डूब जाए? अरे यार, एक बच्चे को भी, छोटे से बच्चे को पानी में डालोगे वो भी डूबेगा, एक बड़े से बुजुर्ग को डालोगे वो भी डूबेगा, सब डूबेंगे। बात वेट की है ही नहीं निकांत जी, कल की क्लास देख के आओ। बात है डेंसिटी रेशियो की। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होगा वो तैरेगी, जिसका ज्यादा है वो डूबेगी, इतनी सी बात है। लेकिन आप देखे ही नहीं हो, सीधे पधारे हो, तो स्वागत है आपका, वेलकम है, मोस्ट वेलकम है, मोस्ट वेलकम मेरे भाई। अब प्लवन के नियम यहां से उत्क्षेप यानी कि उत्प्लावन पर कैसे आधारित हैं? तो मेरे बच्चे पहली बात तो इनकी संख्या है 3। कितने नियम होते हैं? 3 नियम होते हैं। कितने नियम? 3। तो मेरे बच्चे 3 नियम है, कैसे कैसे होते हैं? सबसे पहला अगर आपका वस्तु का जो भार है, वस्तु का भार, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु का भार यानी वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इस लेस देन है, किससे कम है मेरे बच्चे? उत्क्षेप बल से। और उत्क्षेप बल कौन लगाता है? सर द्रव लगाता है। अभी तो बताए थे, आप खुद ही भूल जाते हो, है? उत्क्षेप बल कौन लगाता है? सर द्रव लगाता है। यानी कि वस्तु का भार अगर उत्क्षेप बल से कम है, उत्क्षेप बल से कम है, तो मेरे बच्चे जो आपकी वस्तु है,
जो आपकी वस्तु है वो तैरेगी या डूब जाएगी? वो तैरेगी या डूब जाएगी? तो मेरे बच्चे वो वस्तु सतह पर तैरती रहेगी। वो वस्तु द्रव की सतह पर क्या करती रहेगी? तैरती रहेगी, वो डूबेगी नहीं, क्योंकि नीचे से बल ज्यादा लग रहा है, आपका भार कम है। आपका भार कम है, नीचे से बल ज्यादा लग रहा है, आप हमेशा ऊपर ही रहोगे, वस्तु सतह पर तैरती रहेगी। वस्तु किस पर तैरती रहेगी? वस्तु सतह पर तैरती रहेगी। वस्तु सतह पर तैरेगी। ऑब्जेक्ट फ्लोज ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। वस्तु सतह पर तैरेगी। ऑब्जेक्ट फ्लोज ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरी कंडीशन, अगर सर वस्तु का भार इसके बराबर हो जाता तो क्या होता? आइए दूसरी कंडीशन, वस्तु का भार अब बराबर करते हैं उत्क्षेप बल के। वस्तु का भार, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू उत्क्षेप बल या उत्प्लावन बल। अगर वस्तु का भार उत्क्षेप बल के बराबर है तब क्या होगा सर? तो वही चीज, फिर मैंने पानी बनाया, इस बार क्या होगा सर? तो देखिए जरा, इस बार जो आपकी वस्तु है वो बच्चे नीचे से भी बल उतना ही लग रहा है, वस्तु का भार भी उतना ही है, तो वस्तु ना तो डूब पाएगी ना तैर पाएगी। ना तो डूब पाएगी पूरी तरह, ना ही पूरी तरह तैर पाएगी। मतलब सर आधी डूब के तैरेगी? मैं कहूंगा जी बेटा बिल्कुल सही पकड़े हो। वस्तु कितना डूब के तैरेगी? सर आधी डूब के तैरेगी। कितना डूब के मेरे बच्चे? सर आधी डूब के तैरेगी। कितना डूब के तैरेगी? आधी डूब के। आपका भार जितना लग रहा है उतना ही वस्तु ने उत्क्षेप, द्रव ने उत्क्षेप लगा रखा है, अपथ्रस्ट लगा रखा है। ना तो डूब पाओगे पूरी तरह, ना ही पूरी तरह सरफेस पे आओगे, आधा आधा रह जाएगा। मतलब वस्तु आधी डूबकर तैरेगी। कैसे तैरेगी मेरे लाल? वस्तु द्रव में आधी डूबकर तैरेगी। आधी डूबकर तैरेगी। कैसे तैरेगी मेरे शेर? आधी डूबकर तैरेगी, याद रखिएगा। वस्तु द्रव में आधी डूबकर तैरेगी, यानी कि हाफली इमर्ज्ड होकर के फ्लो करती रहेगी। ठीक सर जी, इसके वजह से हम तैरते हैं। बिल्कुल सही बात अमन भाई, ठीक है। पानी का जहाज ऐसे तैरता है भैया, पानी का जहाज आधा डूब के तैरता है? सर क्या पढ़ा रहे हो? सर क्या पढ़ा रहे हो? सर क्या पढ़ा रहे हो? कम से कम इस बालक ने लिखा है 20 बार। भाई मेरे, कहां से आया तू? ये बता पहले, कहां से आया तू? कभी जीवन में तूने विज्ञान नाम का शब्द सुना? कभी जीवन में तूने साइंस नाम का शब्द सुना? उसके अंदर फिजिक्स नाम का शब्द सुना? ठीक है, फिजिक्स नाम का अभिषेक कुमार, तो वो उस फिजिक्स को पढ़ा रहा हूं मेरे बच्चे। और उस फिजिक्स में फ्लूइड मैकेनिक्स नाम का शब्द है, द्रव यांत्रिकी, तरल यांत्रिकी, उसे पढ़ा रहा हूं मेरे लाल। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा जब दोनों भार फोर्स आपस में बराबर हो गए, ना तो डूब पा रही है ना तैर पा रही है, आधी डूबकर, हाफली इमर्ज्ड होकर ये तैर रही है, हाफली इमर्ज्ड होकर। ठीक, आगे तीसरी कंडीशन क्या है सर? तीसरी में है अब आपका बल ज्यादा होगा, बल यानी भार। अब आपका भार ज्यादा होगा किससे सर? द्रव के उत्क्षेप बल से। वस्तु का भार जो है किससे ज्यादा होगा मेरे बच्चे? द्रव का उत्क्षेप बल से ज्यादा होगा। अब आपका क्या ज्यादा कर दिया मैंने? वस्तु का भार। तो मेरे बच्चे जब वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज मोर देन होता है अपथ्रस्ट से, तब क्या होता है? तो तब मेरे शेर सोच के देख लो, आप ही को आंसर पता है, आप ही को आंसर पता है, मैं क्या ही बता पाऊंगा। मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूं, मैं तो एक बच्चे मेरे तुच्छ प्राणी हूं। क्या लेके आया था, क्या लेके जाऊंगा। ठीक, आपको इसका आंसर पता है सर। अगर वस्तु का भार ज्यादा है, ऊपर से लगने वाला फोर्स ज्यादा है, तो
नीचे वाले उसे रोक ही नहीं पाएंगे और वो वस्तु क्या कर जाएगी मेरे बच्चे, वस्तु डूब जाएगी। वस्तु क्या कर जाएगी मेरे शेर, वस्तु डूब जाएगी। वस्तु क्या कर जाएगी, वस्तु डूब जाएगी। क्या कर जाएगी सर, वस्तु डूब जाएगी सर, ठीक है, वस्तु डूब जाती है। वस्तु क्या कर जाती है, वस्तु डूब जाती है। ये 3 प्लवन के नियम है, छोटे छोटे सी कंडीशन है, ऐसा कोई खतरनाक नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है वो फुली इमर्ज्ड हो जाएगा आपके लिक्विड में, फुली इमर्ज्ड, ठीक है, ओके। चलिए बहुत बढ़िया आयुष जी। चलिए तो ये 3 नियम थे, छुटके छुटके से, प्यारे प्यारे से, एक एक लाइन के थे, कुछ भी नहीं था इनमें। आगे चलते हैं उस व्यक्ति की बात जिसने उत्क्षेप बल को लेकर के कुछ कहा। नाम आता है उसका मेरे बच्चे आर्किमिडीज, प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज। सुने होंगे इनके बारे में कभी ना कभी। प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत मेरे बच्चे, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक है मेरे भाई, आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज के सिद्धांत की अगर बात करें, आर्किमिडीज के सिद्धांत की अगर बात करें, आर्किमिडीज क्या कहते हैं, सुन लेना। आर्किमिडीज क्या कहते हैं मेरे बच्चे, तो इन्होंने कहा कि जब कोई वस्तु डुबोई जाती है किसी भी द्रव में, जब कोई वस्तु किसी भी द्रव में डुबोई जाती है, ठीक है ना, जब भी कोई वस्तु किसी द्रव में मेरे शेर डुबोई जाती है तो उसके साथ कुछ सीन होगा सर। क्या सीन होगा, क्या सीन होगा सर, जब भी कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है तो मेरे लाल जब भी कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है तो आप खुद देखना कि आपको पता है इसका भार नीचे काम करेगा जी सर, इसका वेट तो काम करेगा सर नीचे। कहाँ काम करेगा मेरे भाई, इसका भार काम करेगा, वेट काम करेगा सर नीचे, लेकिन इस वस्तु पर लगेगा सर अपथ्रस्ट, इस वस्तु पर अपथ्रस्ट लगाएगा लिक्विड। क्या लगाएगा सर, अपथ्रस्ट लगाएगा, उत्क्षेप लगाएगा ऊपर की ओर। लगाएगा कि नहीं लगाएगा, लगाएगा कि नहीं लगाएगा, जी सर बिल्कुल लगाएगा। लेकिन बेटा सोच के देखो, सोच के देखो कि जैसे ये वस्तु इस द्रव में डुबोई होगी, जैसे ये वस्तु इस द्रव में डुबोई होगी, उत्क्षेप बल अपथ्रस्ट ऊपर की ओर लगा होगा, पानी ने ऊपर की ओर ताकत लगाई होगी, और जब पानी ऊपर की ओर ताकत लगाएगा तो पानी के पार्टिकल थोड़ा ऊपर उड़ जाएंगे। पानी के पार्टिकल थोड़ा क्या उड़ जाएंगे, ऊपर उड़ जाएंगे मेरे बच्चे। पानी के पार्टिकल थोड़ा क्या उड़ जाएंगे, ऊपर। उठेंगे कि नहीं उठेंगे मुझे बताओ, उठेंगे कि नहीं उठेंगे मुझे बताओ। पानी के पार्टिकल थोड़ा सा क्या उड़ जाएंगे, ऊपर उड़ जाएंगे। जब भी कोई वस्तु द्रव में डुबोई जाती है, पानी में डुबोई जाती है, तो उसके पार्टिकल थोड़ा ऊपर उड़ जाते हैं, ठीक है ना। और साथ में मैंने आपसे कहा था जब आप पानी के अंदर जाते हो आपको लगता है आप हल्के हो गए हो। आप कैसे हो गए हो मेरे बच्चे, हल्के हो गए हो, हल्के। जबकि आप हल्के फल्के नहीं हुए हो, पानी ऊपर की ओर बल लगा रहा है तो आपको लग रहा है कि आपके वेट में कमी आई है। इसका मतलब है कि जब भी कोई वस्तु द्रव में डुबोई जाती है तो उसके वेट में कमी महसूस होती है। उसके वेट में क्या महसूस होती है बच्चे, कमी महसूस होती है। वास्तव में कमी नहीं आई है, वास्तव में कमी नहीं आई है, उसके वेट में क्या महसूस हुआ है, कमी महसूस हो रही है। क्लियर। और वो कमी कितनी होती है, अगर आप किसी वस्तु के भार में आभासी कमी पता करेंगे कितनी है, तो मेरे बच्चे उसकी वैल्यू होती है जितना उसने पानी हटाया है, जितना उसने पानी हटाया है उस पानी के वेट के बराबर, उस पानी के वेट के बराबर। दोबारा बोल रहा हूं, जब वस्तु द्रव में डुबोई तो उसके भार में कमी आएगी, उसके वेट में आपको कमी महसूस होगी, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर। क्लियर। क्योंकि इसी ने तो ये पानी डिस्टर्ब किया था। अगर ये वस्तु नहीं आई होती,
अगर ये वस्तु नहीं आई होती तो मेरे बच्चे क्या ये पानी डिस्टर्ब होता? क्या ये पानी डिस्टर्ब होता मेरे बच्चे? बताओ, क्या ये पानी डिस्टर्ब होता अगर ये वस्तु नहीं आई होती? क्या कह रहे हैं? पिछली वीडियोस टेस्ट की चल नहीं रही है, कम से कम आपने इसे लिखने में 10-15 मिनट बर्बाद किए होंगे रचित भाई। और मैंने डेली आकर के आपसे इतना बोला है, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं कोई शक्तिमान नहीं हूं, मेरा नाम गंगाधर भी नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हो गंगाधर ही शक्तिमान था। मैं वो नहीं हूं मेरे भाई, ना मेरे पास शकला का बूम बूम की पेंसिल है। ठीक, मैं केवल पढ़ाता हूं, और मेरा पढ़ाने के नाते एक मेरा मोटिव है कि आपके साथ न्याय हो, वो न्याय मैं करता हूं। आपकी वो क्लास नहीं चल रही थी, आपकी क्लास की कंप्लेंट डलवा चुका हूं टेक्निकल टीम और एप्लीकेशन वालों पर, दोनों उस पर काम कर रहे हैं। अब ये काम उनका है मेरे बच्चे, जैसे ही हो जाएगा, और बिल्कुल हो जाएगा। ऐसी दिक्कतें आती रहती हैं, टेक्निकल चीजें हैं, कोई आमने सामने नहीं हूं कि आप मुझे पकड़ के बैठा लें कि मास्टर वो क्लास नहीं चल रही है, बता कैसे चलेगी? है मेरा फॉल्ट है? मैं कोई भूत तो था नहीं, मेरा भूत तो आया नहीं था उस क्लास में जो वो क्लास ना चल पा रही। टेक्निकल चीज है ना मेरे भैया रचित, तो चल जाएगी मेरे लाल, चल जाएगी, उस पर काम चल रहा है। तुम्हारे फोन में भी तो टेक्निकल दिक्कतें आ जाती हैं, तब नहीं कहते होगे कि सर ये टेक्निकल दिक्कत फोन में कैसे आ गई, हमारे ये फोन में क्यों आ गई है? बताओ, बड़ा कम से कम उन्हें आधा पेज का लिख दिया। ठीक, एक कह रहा मरने के बाद कैसे तैरता आदमी? अरे मरने के बाद डेंसिटी पूरी की पूरी बॉडी में पानी चला जाता है, पूरी बॉडी में पानी की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के बराबर होने लगती है, इसलिए बॉडी अपने आप ही ऊपर आ जाती है। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ, ये वाली बात बिल्कुल आई होगी, बड़े प्यार से समझाया। देखो जो लिख रहा हूं वही समझाया था। जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है, जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है, द्रव में डुबोया जाता है, द्रव में डुबोया जाता है, तो उसके भार में, तो उसके भार में, तो उसके वेट में, तो उसके भार में आभासी कमी आती है, तो उसके भार में आभासी कमी। आभासी शब्द क्यों लगा रहा हूं मैं? आभासी का मतलब होता है वर्चुअल, एक्चुअल में कमी नहीं आई है, आपको महसूस हो रही है कि कम हो गया है, वेट हल्का हो गया है, ठीक है ना, हल्का, वास्तव में कमी नहीं आई है, आभास हो रहा है कि कमी आई है। आभासी कमी आती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए, जो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है, द्रव के भार के, द्रव के भार के बराबर होती है, भार के बराबर होती है, द्रव के भार के बराबर होती है। ठीक है मेरे भाई, किसके बराबर होती है? द्रव के भार के बराबर होती है। जो समझाया था वही लिखा हूं कि जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है, द्रव में डुबोया जाता है, तो उसके भार में ऐसा लगेगा आपको कमी आ गई, आभासी कमी आती है। ठीक है ना, आभास होता है कि कमी आ गई है, जो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। बताओ, यही समझाया था, यही लिखा है कि नहीं लिखा है? ठीक है, और कोड क्या है? अमन भाई मुझे नहीं पता लैपटॉप में कैसे चलेगी, मुझे नहीं पता। ठीक है, चलिए, जो समझाया था वही लिखा हूं मेरे बच्चे। ठीक है, इसी तरीके से इसी पर एक एग्जाम्पल आता है मेरे बच्चे, एक एग्जाम्पल बर्फ वाला आपसे पेपर में पूछता है। ठीक, पानी पर तैर रहे बर्फ के टुकड़े के पिघल जाने पर, पानी पर तैर रहे बर्फ के टुकड़े, तैर रहे बर्फ के टुकड़े के पिघल जाने पर, बर्फ के टुकड़े के पिघल जाने पर, मेल्ट हो जाने पर, पिघल जाने पर पानी का स्तर ऊपर उठेगा, उतना ही रहेगा, या कम हो जाएगा? बताओ, पानी का स्तर ऊपर उठेगा, उतना ही रहेगा, या कम हो जाएगा? शशिकांत भैया ब्लैक ही है ये,
आंखों को थोड़ा सा सही करवाओ मेरे भाई, ब्लैक ही कलर है, ठीक। बोर्ड, हाँ सर्वेश भाई अंग्रेजी में आपके लिए बोल देंगे। पहले बताओ, पानी पर अगर कोई बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है तो बच्चे अगर वो पिघल गया तो उसका स्तर कितना हो जाएगा? सर उतना ही रहेगा, क्योंकि जब उसे आपने पानी में डाला होगा तो उसके वेट में कमी आई होगी और इसी वजह से उसका पानी ऊपर उठा होगा। जैसे जैसे सर वो पिघलेगा पानी का स्तर वहीं की वहीं बना रहेगा, पिघल जाने पर उतना ही बना रहता है। क्या बना रहता है मेरे बच्चे? उतना ही बना रहता है, उतना ही बना रहता है, ठीक है बच्चे। पिघल जाने पर क्या उतना ही बना रहता है? पिघल जाने पर पानी का स्तर उतना ही बना रहता है, ठीक है। पानी का स्तर उतना ही बना रहता है, उतना ही बना रहता है, ठीक है मेरे भाई। अब जो बच्चा इंग्लिश में कह रहा था वो सुन ले, जो भी लिखा है। मैंने कहा when a body is immersed in a liquid, when a body immersed in a liquid, then there is a virtual difference found in its weight. Then there is a virtual difference found in its weight. ठीक, and its value is equal to the water displaced by the object, and its value equal to the weight of water displaced by the ऑब्जेक्ट। लेकिन पानी तो बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो पानी बनेगा तो आइस में जो पानी की जगह है पानी ऊपर भी तो। प्रिंस शुक्ला जी सुनिएगा, जैसे ही आपने बर्फ डाली पानी का स्तर ऑलरेडी उठ चुका है जितना उसे उठना है। अब आपकी बर्फ पिघल भी जाएगी तो वो बीच वाले पोर्शन को भरेगी जहां पर वो बर्फ पड़ी हुई है। अब वो बीच वाले पोर्शन को बढ़ेगी जहां पर, जैसे मान लो ये बर्फ है, इसी को बर्फ मान लो। अब ये जैसे ही बर्फ पानी के अंदर आई, ये साइडों से पानी उठ चुका है, क्लियर। अब ये बर्फ पिघलती भी रहेगी तो ये इसी बीच वाले हिस्से को भरेगी जिसमें पानी आना है। अब इसी बीच वाले हिस्से को भरेगी। इस हिस्से को कैसे भूल गए आप प्रिंस भाई? इस हिस्से को कैसे भूल गए बताइए? ओके क्लियर। चलिए आगे चलते हैं मेरे शेरों। आगे प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज की बात हुई तो आगे चलते हैं। अब आता है आपका प्रेशर यानी कि दाब। छोटा सा टर्म है, देखिएगा। प्रेशर बोले तो दाब, प्रेशर यानी कि मेरे बच्चे दाब। दाब क्या होता है? दाब क्या होता है? तो वही चीज जैसे डेंसिटी की डेफिनेशन बनाई थी उसी तरीके से इसकी बना दूंगा। प्रेशर होता है मेरे बच्चे फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया बोले तो बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है मेरे बच्चे? बल बटे क्षेत्रफल। फोर्स बोले तो बल, एरिया बोले तो क्षेत्रफल। बात सही है कि नहीं? जी सर, बात सही है ना? ठीक है मेरे भाई, बल बटे क्षेत्रफल। अब आप सोच के देखो, अगर मेरे बच्चे मैं एरिया की वैल्यू को 1 बना दूं, एरिया की वैल्यू को 1 यूनिट बना दूं, 1 यूनिट, तो बेटा 1 से अगर फोर्स में भाग दोगे तो ये प्रेशर के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? मुझे बताओ। अगर एरिया की वैल्यू को मैं 1 बना दूं तो फोर्स जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? प्रेशर के। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? शिवा भैया पूरे 10 मिनट बर्बाद किए हैं उस पर मैंने, और इतने प्यार से पहले 3 बार समझाया, फिर 2 बार लिखा, फिर 1 बार और बोल के समझाया, 6 बार हो गया। अब आपको देखना है तो आप 60 बार देख लेना बच्चे, लेकिन वीडियो को दोबारा देख के, ठीक है। तो मेरे बच्चे सोच के देखो, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। यहीं से इसकी डेफिनेशन बनी है मेरे भाई, यहीं से इसकी डेफिनेशन बनी है। बल बटे क्षेत्रफल। अगर क्षेत्रफल की वैल्यू को 1 यूनिट कर दोगे, क्षेत्रफल की वैल्यू को 1 यूनिट कर दोगे, 1 से भाग दोगे बल में, तो बेटा आंसर बल ही तो बचेगा, और वही बल किसके बराबर होगा? प्रेशर के। तो यहीं से इसकी डेफिनेशन मिलती है मेरे बच्चे कि बल बराबर क्या होता है, ठीक है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट, यूनिट का मतलब 1 यूनिट, 1 इकाई, फोर्स पर यूनिट एरिया,
फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, इज कॉल्ड प्रेशर। मतलब इकाई क्षेत्रफल पर, इकाई क्षेत्रफल पर, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, लगने वाले, लगने वाले बल को, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे शेर? दाब कहते हैं। इकाई क्षेत्रफल पर, एक यूनिट क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं मेरे शेर? दाब कहते हैं। गया यादव जी, नए हो सुस्वागतम है, लेकिन क्लास को हमेशा, लाइव क्लास को टॉपिक की शुरुआत से देखा कीजिए। टॉपिक की शुरुआत से, टॉपिक जब बीच में होता है तो दिक्कतें पैदा होती हैं, और दिक्कतें पैदा होती हैं तो बहुत गड़बड़ हो जाती है, इसलिए हमेशा टॉपिक की शुरुआत से देखें, ठीक है। अरे गोल पढ़ा रहा हूं मैं, यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ रावण भैया। देखो अब मेरे बाबू आपसे इसका यूनिट वगैरह पूछता है, तो यूनिट क्या हो जाएगा, मात्रक क्या हो जाएगा, तो आपको पता है सर, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल है। बल का मात्रक होता है सर न्यूटन, बल का मात्रक होता है सर न्यूटन, और फोर्स अपॉन एरिया यानी कि एरिया का होता है सर मीटर स्क्वायर। तो यूनिट हो गया, मात्रक हो गया मेरे बच्चे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को मेरे बच्चे क्या भी कहते हैं, इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को, इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या भी बोला जाता है मेरे बच्चे? इसी को बोलते हैं हम पास्कल। इसी को क्या बोलते हैं? पास्कल बोलते हैं, याद रखिएगा। इसी को क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? पास्कल बोलते हैं। क्या बोला जाता है? इसे ही पास्कल बोला जाता है। क्लियर? यहां तक तो दिक्कत नहीं है किसी को? डायमेंशन बता सकता है कोई आप में से इसकी? कोई भी बच्चा इनमें से डायमेंशन बता सकता है? कोई भी बच्चा डायमेंशन बता सकता है? चलिए, डायमेंशन क्या हो जाएगी मेरे बच्चे? बिमा क्या हो जाएगी? बिमा यानी कि डायमेंशन। आप कहोगे सर फोर्स की तो ml_t-2 होती है, फोर्स की क्या होती है? ml_t-2 अपॉन में मीटर स्क्वायर यानी कि एल, एल स्क्वायर है तो 2 लगा दो, ठीक है। ऊपर भेज दो मेरे बच्चे, ऊपर भेज दो। एल पहले से एक प्लस का मौजूद है, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक। ये ऊपर जाके l-2, ये l+1 है, बचेगा क्या? l-1 t-2, ठीक है। ये L2 ऊपर जाएगा, या ऐसे लिख लो, L से L खत्म हो गया, यहीं पे काट देता हूं मैं। L से एक L खत्म, एक ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यही आएगी डायमेंशन। आगे बात आती है, एक दाब और होता है बच्चा, डबल स्टार लगा के लिखना है इसे, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं इसको, वायुमंडलीय दाब बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे शेर? वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, जो गैसें, जो गैसें जो हैं पृथ्वी के चारों ओर, जो वायु या गैसें उपस्थित हैं, उनके ही समूह को क्या कहा जाता है बच्चे? दाब कहा जाता है, वायुमंडलीय वाला। तो क्या लिखेंगे? पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु और गैसों का समूह, पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित, पृथ्वी के चारों ओर, चारों ओर उपस्थित, पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु और गैसों का समूह, उपस्थित वायु और गैसों का समूह, वायु और गैसों का समूह, वायु और गैसों का समूह, इसी को क्या कहते हैं मेरे बच्चे? इसी को कहते हैं वायुमंडलीय दाब, ठीक है ना। ग्रुप ऑफ एयर एंड गैसेस अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एयर और गैसेस अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यार हिक्स, क्या करूं मैं, क्या करूं? एक पूछ रहा है बिमा क्या होती है, सब सत्यानाश हो गया, सर्वनाश हो गया, विनाश हो गया। मैं काहे भौंकता रहता हूं हर क्लास में
कि क्लासेस को पहले वाली को देख लिया कीजिए। किस लिए भौंकता रहता हूं, बताइए, किस लिए इस गले को इतना फाड़ फाड़ करके क्यों कहता हूं कि पहली क्लासेस को देख लिया कीजिए। जब मात्रकों वाली क्लास, यूनिट वाली क्लास देख के आए होते तो ये क्वेश्चन पूछने की आवश्यकता नहीं होती कि डायमेंशन यानी बीमा क्या होता है। बड़ा ही दुख होता है। आप क्या कहेंगे कि हम नए हैं, इसमें नए हैं तो मेरी गलती नहीं है, गलती आपकी है कि आप में इतनी भी समझ नहीं है कि अगर फिजिक्स में इतनी क्लासेस हो चुकी हैं तो बहुत कुछ हो भी चुका होगा। केवल यहां बैठ के मैं कहानियां नहीं सुनाता हूं अलादीन और उसके चिराग की, अलादीन और उसके चिराग की कहानियां नहीं सुनाता हूं, इतनी क्लासेस से पढ़ाई ही चला जा रहा हूं। और जब इतनी क्लास पढ़ाई है तो कुछ तो करा ही होगा। क्या करें भैया, देख ले यूनिट वाली क्लास जा करके, तुझे पता चल जाएगी डायमेंशन क्या है, कैसे निकालते हैं मात्रक। ठीक है, चल मेरे भाई, दोस्त तेरा नहीं है। फिर बात आती है मेरे दोस्तों, इसका यूनिट क्या है, बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। ये विदेशी मात्रक लिखाऊं, एक और बोल बैठा, अभी भाषण दे रहा था मैं, फिर वो बोल बैठा बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। ये विदेशी मात्रक लिखा है मैंने, ये BSI मात्रक लिखा है, ये SI मात्रक नहीं लिखा है ना। ये न्यूटन जो लिखा है, संतु भैया विकास का पहिया, पढ़ ले लाला और पढ़ के आ जा, नहीं तो जीवन में इतनी नष्टता आने वाली है ना तेरे कि बेटा तू बर्बाद हो जाएगा। पढ़ लियो, सबसे कह रहा हूं पढ़ लियो। इस भारत देश के अंदर जन्म लिए हो, पॉपुलेशन का ब्लास्ट होने वाला है इस देश में। खुद देख रहे हो कितनी बेरोजगारी है, संसाधनों की कितनी कमी है, और इस संसाधनों की कमी को होते हुए भी आप लोग अपने जीवन को नष्ट कर रहे हो। इसमें आप सबसे बड़े दोषी हो, सबसे बड़े दोषी। और माननीय रतन टाटा जी कह के भी गए थे, गरीब के घर में जन्म लिए हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गरीब के घर में अगर मर गए ना तो इसमें दोष आप ही का है। अगर अपनी अगली पीढ़ी को कुछ बढ़ा करके नहीं दे पाए ना तो जीवन नष्ट है आपका। ठीक है, MKS CGS का मात्रक क्या होता है, बहुत बढ़िया लालू जी नमस्कार है। चलिए, तो भैया वायुमंडलीय दाब मैंने आपको बता दिया, इसका यूनिट क्या होता है तो याद रखिएगा बच्चे, इसका यूनिट होता है बार। इसका मात्रक क्या होता है, बार होता है। क्या होता है, बार होता है, बार। ठीक, इसका यूनिट होता है बार, याद रखिए। और एक बार बराबर, एक बार बराबर क्या होता है मेरे बच्चे, एक बार बराबर क्या होता है, तो एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। ठीक है, बार और पास्कल में कभी रिलेशन पूछे तो बताइएगा। एक बार बराबर 10⁵ पास्कल। आप कहोगे सर पास्कल को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी तो कहते हैं, मैं कहूंगा बिल्कुल, इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या भी कहते हैं मेरे बच्चे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। और कभी पूछे कि वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है, किससे मापा जाता है, तो मेरे बच्चे इसके लिए आपको अगली स्लाइड पर लेकर चलता हूं, क्योंकि जिससे भी वो मापा जाएगा उसमें जब रीडिंग बढ़ती है या रीडिंग कम होती है तो उसका हमारे मौसम से क्या लेना देना है आपसे पूछा जाता है। मौसम से क्या लेना देना है पूछा जाता है। तो आइएगा, वायुमंडलीय दाब की हम बात कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हम बात कर रहे हैं। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब जो ये अर्थ के चारों ओर गैसों का घेरा है, वायु का घेरा है जो अर्थ पर प्रेशर बनाए हुए है, यही वायुमंडलीय दाब है। और इसका मेजरमेंट किससे करते हैं, मापन किससे करते हैं, ठीक है ना, किससे करते हैं मेरे भाई, मेजरमेंट बोले तो मापन, तो मापन किया जाता है मेरे शेर किससे, याद रखिएगा, बाय बैरोमीटर। किससे करते हैं भैया, बैरोमीटर से करते हैं, बैरोमीटर। इंग्लिश में भी इसे यही कहते हैं बैरोमीटर, दाब मापी,
दाब मापी नाम से कभी आता नहीं है, बैरोमीटर नाम से ही आता है, ठीक है ना, बैरोमीटर। अब ये जो बैरोमीटर है इसके आविष्कारक भी पूछे जाते हैं, कई बार पेपर में आया है। बैरोमीटर के इन्वेंटर कौन थे? इन्वेंटर बोले तो आविष्कारक, इन्वेंटर बोले तो आविष्कारक कौन थे मेरे बच्चे? इसके आविष्कारक कौन थे? तो आविष्कारक थे मेरे भाई ई टॉरिसेली। ई टॉरिसेली, ई टॉरिसेली, क्या नाम था इनका? ई टॉरिसेली इनका नाम था। कौन सी शैली मेरे बच्चे? ई टॉरिसेली इनका नाम था। ई टॉरिसेली याद रखिएगा, ई टॉरिसेली, ठीक है। फिर बात आती है कि सर बैरोमीटर की रीडिंग आप बता रहे थे, कुछ क्वेश्चन बनता है जी, बैरोमीटर की रीडिंग, बैरोमीटर की रीडिंग, बैरोमीटर की रीडिंग, रीडिंग बोले तो पाठ्यांक, रीडिंग को ही मेरे बच्चे क्या कहते हैं? पाठ्यांक कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे शेर? पाठ्यांक बोलते हैं, जो उस पे अंक वगैरह लिखे होते हैं ना। बैरोमीटर की रीडिंग या पाठ्यांक, तीन कंडीशन आती है मेरे बच्चे। बैरोमीटर का पाठ्यांक ऊपर चढ़ना, बैरोमीटर का पाठ्यांक ऊपर चढ़ना, अगर रीडिंग उसकी ऊपर चढ़ रही है तो क्या होगा? ठीक है ना, अबव जा रही है तो क्या होगा? बैरोमीटर की रीडिंग धीरे धीरे गिरना, धीरे धीरे गिरना। अगर बैरोमीटर की रीडिंग स्लोली डाउनफॉल हो रहा है, धीरे धीरे गिर रही है तो क्या होगा? और बैरोमीटर की रीडिंग सडनली गिर जाए, अचानक गिर जाए, सडनली डाउनफॉल, अचानक गिरावट, सडनली डाउनफॉल हो गया रीडिंग में तो क्या होगा? तो देखिए, जब बैरोमीटर की रीडिंग ऊपर चढ़ती है, जब बैरोमीटर की रीडिंग ऊपर चढ़ती है मेरे बच्चे, तो ये दिखाता है कि मौसम साफ है, ये शो करता है क्लीन वेदर रहेगा आपका, साफ मौसम रहेगा, बढ़िया, ठीक है ना, कोई बारिश या कोई आंधी तूफान की गुंजाइश नहीं है, साफ मौसम। किसको दिखाता है? साफ मौसम, क्लियर वेदर को शो करता है, ठीक। धीरे धीरे स्लोली डाउनफॉल हो रहा है आपकी अगर रीडिंग में, तो ये शो करता है रेनफॉल, रेनफॉल यानी कि बरसात। किसको शो करता है? रेनफॉल यानी वर्षा को शो करता है, वर्षा को। और अचानक गिर पड़ा है, सडन डाउनफॉल हुआ है, तो बच्चे आने वाली है आंधी तूफान, स्टॉर्म आने वाला है, ठीक है ना, आंधी तूफान स्टॉर्म आने वाला है, इस बात को ये दर्शाता है, स्टॉर्म आने वाला है, इस बात को ये शो करता है। आप कहेंगे सर इसमें क्या भरा होता है? भाई मरकरी भरा होता है, पारा भरा होता है, पारा भरा होता है, क्लियर है। तो भैया जिनको डायमेंशन, जिनको सीजीएस, जिनको एसआई, जिनको एमकेएस यूनिट चाहिए कि ये क्या होती हैं, तो कृपया करके शुरुआत से इन क्लासेस को देख के आ जाए। शुरू की क्लासों में ही पढ़ाया, यूनिट एंड डायमेंशन लिखी मिल जाएगी मेरे भैया, पढ़ के ले, ठीक है, पढ़ ले, बहुत कुछ भला हो जाएगा तेरा। नहीं तो भैया ऐसे ही भटकता रहिए, ऐसे ही। साफ कहता हूँ, क्लियर कहता हूँ, क्योंकि आपको झूठी बातें कहें कि आपका भला हो जाएगा, यहीं रहो, यहीं रहो, अरे आप कहीं रहो, कहीं भला नहीं होगा पढ़ोगे नहीं तो, कहीं भला नहीं होगा पढ़ोगे नहीं तो। कोई मास्टर आपकी जगह पेपर देने नहीं जा रहा है, पेपर आपको देना है, अपने भविष्य के निर्माण आप खुद करोगे, कोई और दूसरा नहीं करने आ रहा है, ठीक है। तो जो बालक नए आते हैं उनसे मैं डेली यही कहता हूं कि कृपया करके, ठीक है, कृपया करके भैया पढ़ के आया करो, पढ़ के आया करो, पुरानी क्लासेस हमेशा पढ़ के नई क्लास में एंटर करो। पिछली सारी नहीं देख पा रहे हो तो जिस किसी भी लाइव क्लास में जा रहे हो, एटलीस्ट उस टॉपिक की शुरुआत से तो क्लास को देख सकते हो। फ्लूइड मैकेनिक्स चल रहा है तो फ्लूइड मैकेनिक्स की पहली जो जितनी भी 4-5 क्लास हो गई हैं उन्हें देख के आओ, तब इसमें पधारो, और कोशिश करो जितना भी पहले का हो चुका है उसे पूरा करो। संडे करो, सैटरडे करो, ये आपकी अपनी हेडेक है, नौकरी आपको चाहिए, हमको नहीं, ओके। इस क्लास में डीपीपी पहली है या है? क्या कह रहे हैं, है या है? ओके। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला, अरे वाह, KMnO4। एक कह रहा है डायमेंशन क्या होगी, ये क्या विदेशी भाषा में लिखी है मैंने डायमेंशन, यही डायमेंशन होगी, और क्या डायमेंशन होगी? दाब तो दाब होता है, जैसे बल बल होता है, कोई सा ही बल हो, सारे बलों की डायमेंशन एक, ऐसी दाब दाब होता है, कोई सा भी हो, ठीक। तो चलिए मुलाकात करेंगे भैया अगली क्लास में, पढ़ करके आइएगा, प्रैक्टिस लगाएंगे, प्रैक्टिस लगाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत मेरे शेरों।